मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती यह है, जिसको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने शब्दों में अपने आखिरी इंटरव्यू में बोल करके गए थे कि अगर इस देश में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं आई, मतलब आर्थिक लोकतंत्र नहीं आया, सामाजिक लोकतंत्र नहीं आया, तो राजनीतिक लोकतंत्र नहीं बचने वाला है। और वो बात जो उन्होंने कही थी वो आज सही साबित होता हुआ दिख रहा है। सही साबित होता हुआ ऐसे दिख रहा है कि मैं यहां से, इस मंच से किसी दल के ऊपर कोई राजनीतिक हमला नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये सर्वदलीय मंच है। लेकिन लोकतंत्र की जो चिंता है उसकी चिंता भी सर्वदलीय होनी चाहिए। और सर्वदलीय चिंता को ध्यान में रख करके अगर हम बात करें तो जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था वो आज सही साबित होता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान की प्रस्तावना कर रहे थे, संविधान लिख रहे थे, तो उन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो वोटर है, जो मतदाता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह बात लिखी हुई नहीं है, लेकिन आज यह बात हकीकत बन चुकी है। इस देश में कानून के हिसाब से तो चुनाव लड़ सकता है हर कोई जो इस देश का नागरिक है, लेकिन प्रैक्टिकली, व्यवहारिक तौर पर ऐसा संभव नहीं है। अब ऐसा संभव इसलिए नहीं है कि धीरे धीरे चुनावी प्रक्रिया इतनी महंगी हो गई है, पावर का ऐसा मोनोपोलाइजेशन हो गया है कि हम वोट तो दे सकते हैं, लेकिन सर्वसाधारण, कोई साधारण व्यक्ति, साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने के बारे में और जीतने के बारे में नहीं सोच सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी में हूं और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता, आज 9 अप्रैल है और एनएसयूआई का स्थापना दिवस है, सबसे बड़ी नेता, देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ एक चप्पल पहनने वाला व्यक्ति चुनाव लड़के उनको चुनाव हराया था। आज जो प्रधानमंत्री हैं वो साधारण परिवार में जन्म लिए, ऐसा उनका दावा है, लेकिन उनके सामने बनारस में चप्पल पहनने वाला व्यक्ति चुनाव लड़के चुनाव नहीं जीत सकता है। यह हकीकत है। ऐसा कैसे हुआ है? ऐसा एक दिन में नहीं हुआ है, ऐसा धीरे धीरे हुआ है। और बात अब इससे आगे बढ़ते हुए वहां पहुंच गई है कि पहले तो वोट देने का अधिकार था, चुनाव लड़ने का भी अधिकार था। अभी वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे सर्वसाधारण व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। वो चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। धीरे धीरे अगर यही स्थिति चलती रही तो हमारे पास से वोट देने का अधिकार भी नहीं बचेगा। यह आज की हकीकत है। कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां आज लोकतंत्र की खरीद बिक्री नहीं हो रही है। और यह जो लोकतंत्र की खरीद बिक्री है, यही लोकतंत्र की खरीद बिक्री से पोर्ट का खरीद बिक्री तय होता है, एयरपोर्ट का खरीद बिक्री तय होता है, खान खदान, जल जंगल, जमीन, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, बस, इसकी खरीद बिक्री तय होती है। यह जो दुनिया भर में एक आर्थिक प्रभुत्व है, उस आर्थिक प्रभुत्व का जो भारतीय गैंग है, जो उसके कमीशन पर राजनीतिक रूप से जिंदा है, उसने आज लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। कई सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आपको लगता है कि मशीन हैक है? मैं कहता हूं कि सिर्फ मशीन हैक होने की बात नहीं है, पूरी की पूरी मशीनरी हैक हो गई है। और यही पूरी की पूरी मशीनरी हैक हो जाएगी, इसकी चिंता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वोट का अधिकार अपने आप में सुरक्षित नहीं बचेगा अगर बिजनेस करने का अधिकार नहीं मिलेगा।
अगर स्कूल खोलने का, अस्पताल खोलने का, न्यायालय में बैठने का, मार्केट, शेयर मार्केट में बैठने का, मीडिया स्टूडियो में बैठने का अगर अधिकार सुनिश्चित नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट में बैठने का अधिकार भी नहीं बचेगा। और बात तो वहां तक पहुंच गई है कि पार्लियामेंट में बैठाने का अधिकार भी आज हमारे हाथ से छीना जा रहा है। 5 साल सरकार कुछ नहीं करती है। जब चुनाव के 5 महीने बचते हैं तो खाते में 5-5 हजार रुपया दे करके अपनी 5 साल की विफलता को छुपा लेते हैं। और वो 5-5 हजार रुपया कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई नेता अपने घर से नहीं दे रहा है, वो जनता के ही टैक्स के पैसे हैं, जिसका एक हिस्सा चुनाव से ठीक पहले खर्च करके लोकतंत्र को कब्जा कर लिया जाता है। और जब सरकार चुन ली जाती है तो फिर वो सरकार क्या करती है? वो सरकार सरकारी स्कूल बंद करती है, सरकारी बस बंद करती है, सरकारी रेल बंद करती है, सरकारी खदान, सरकारी जंगल, सरकारी नदी, सरकारी पहाड़ वो अपने प्राइवेट दोस्तों को देती है। नारा देश का लगाया जाता है, देश सबसे ऊपर है, लेकिन चुनाव जीतते ही दोस्त सबसे ऊपर हो जाता है। यह आज की हकीकत बनती जा रही है। इसीलिए अगर हम सब, और यह मैं सर्वदलीय बात कर रहा हूं, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, आप झंडा उठा करके दिन रात मेहनत करते हैं पार्टी की विचारधारा, मैं कह रहा हूं कोई विचारधारा हो, आप पोस्टर लगाते हैं, आप झंडा लगाते हैं, आप कार्यक्रमों में जाते हैं, धरना प्रदर्शन रैलियों में जाते हैं, लेकिन जब टिकट बटेगा तब कहा जाएगा कि विजिबिलिटी नहीं है, इसकी विजिबिलिटी नहीं है। इसकी विजिबिलिटी कहां से आएगी? इसकी विजिबिलिटी वहां से आएगी कि चुनाव में यह शराब बांट सकता है कि नहीं बांट सकता है, चुनाव में यह सरपंचों को, प्रधानों को, जिला परिषद, क्या जेडपी मेंबर बोलते हैं ना, जेडपी मेंबरों को खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है, शराब का ठेका चलाने वाला, पेट्रोल पंप चलाने वाला, बस स्टैंड चलाने वाला, ठेकेदारी करने वाला, उसको यह मैनेज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर वो रिजर्व सीट भी है तो उस रिजर्व सीट पे भी ऐसे रिजर्व व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा जो पैसा खर्च करने की काबिलियत रखता हो। और कार्यकर्ता को कहा जाएगा कि तुमको जब सरकार आएगी ना तो किसी बोर्ड में एडजस्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। डेमोक्रेसी एडजस्ट करने के लिए नहीं होता है, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार देने के लिए सुनिश्चित किया गया है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह व्यवस्था की कि संविधान में हम कहां पैदा लिए हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी जात क्या है, इसके आधार पर नहीं हम हेलीकॉप्टर से चलते हैं कि हम फॉर्च्यूनर से चलते हैं कि हम टूटी हुई साइकिल से चलते हैं। अमीर का वोट भी एक और जूता सिलने वाले का भी वोट एक, ऐसी व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में किया था। तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस राजनीतिक लोकतंत्र को, यह जो आर्थिक और सामाजिक प्रभुत्व है, उससे इसको कैसे बचाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती यह है कि चुनाव के दौरान जानबूझ करके विभाजन और नफरत, इस राजनीति को बहुत हवा दिया जाता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि समता मूलक राजनीति और विचार करने वाले दल और नेता भी कई बार इसके शिकार हो जाते हैं। अक्सर हमसे लोग यह सवाल पूछते हैं कि आप लोग एक जाति का समर्थन करते हैं और एक जाति का विरोध करते हैं। नहीं, जब हम कहते हैं मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी धर्म के खिलाफ हैं, इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम किसी जाति के खिलाफ हैं। हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं और हम जातिवाद के खिलाफ हैं। जैसे आप स्त्री हैं, कोई पुरुष है, हर स्त्री जो है वो स्त्रीवादी हो यह जरूरी नहीं है और हर पुरुष पुरुषवादी हो यह जरूरी नहीं है। लेकिन पुरुषवादी होना और स्त्रीवादी होना आपका चॉइस है। आप किस जाति में पैदा हुए हैं यह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप जातिवादी हैं कि नहीं हैं यह आपका चॉइस है।
हमको जाति से दिक्कत नहीं है। इस देश में जन्म लिए हैं तो हमारी कोई ना कोई जाति होगी, इस देश में जन्म लिए हैं, हमारा कोई ना कोई धर्म होगा, लेकिन हम धर्मवादी हैं कि नहीं हैं, ये हमारे विचार पर निर्भर करता है, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम किसी जाति में पैदा लिए हैं, लेकिन हम जातिवादी हैं कि नहीं हैं, ये हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है, ये हमारे सोच पर निर्भर करता है। तो जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद इस देश के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हर दल, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी हो, कोई भी दल, चाहे वो शिवसेना हो, उद्धव की सेना हो, हर कोई 14 तारीख को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्य मार्गी, हर तरह के दल जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं, तो उस मूर्ति पर माल्यार्पण करने का क्या मतलब है? उस मूर्ति पर माल्यार्पण करने का तो यह मतलब होना चाहिए ना कि उनके विचारों पर चला जाए, उनके बताए मार्गों पर चला जाए, उनके विचारों का अनुसरण किया जाए, उनके विचारों पर आधारित भारत राष्ट्र का निर्माण किया जाए और भारत में रहने वाले लोगों को उन आधारों पर अधिकार दिया जाए। मजेदार बात यह है कि जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे, आज उन विचारों को छोड़ करके सब कुछ किया जाता है। मूर्ति बनाना, बड़े बड़े आयोजन करना, बड़ी बड़ी तस्वीरों पे बड़ी बड़ी मालाएं चढ़ाना, लेकिन जो मूल बात है कि जो उन्होंने दो दुश्मन कहे हैं, उस दुश्मन के खिलाफ ना कोई सामाजिक आंदोलन है, ना कोई राजनीतिक आंदोलन है, ना कोई सांस्कृतिक आंदोलन है। सामाजिक आंदोलन भी जरूरी है, सांस्कृतिक आंदोलन भी जरूरी है और राजनीतिक आंदोलन भी जरूरी है। सामाजिक आंदोलन इसलिए जरूरी है कि यह जो वाद होते हैं, जो ऊंच नीच पर आधारित होते हैं, उसका शिकार कोई एक तबका नहीं होता है। जब हम कहते हैं मनुवाद, इसकी सबसे बड़ी शिकार तो महिला है। और मजेदार बात देखिए क्या है, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें एक महिला मनुवाद जिंदाबाद बोल रही थी। बहन, मनुवाद अगर जिंदाबाद होता ना तो तुम रात को जींस पहन करके पुलिस थाने के बाहर जिंदाबाद नहीं लगा रही होती। ये मनुवाद के जिंदाबाद से नहीं हुआ है। किसी को लगता है कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का मतलब ब्राह्मणों का जिंदाबाद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुट्ठी भर लोगों का जिंदाबाद होगा। और जब मुर्दाबाद कहते हैं तो इसका मतलब उस जाति का मुर्दाबाद नहीं कह रहे हैं, उस व्यवस्था का मुर्दाबाद कह रहे हैं जो कहता है कि हम जन्म से अधिकार लेकर के पैदा हुए हैं। ना भाई, जन्म से लेकर के कैसे अधिकार पैदा हुए हैं? तब तो फिर सचिन तेंदुलकर के बाद सचिन तेंदुलकर का बेटा जो है इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान होना चाहिए, विराट कोहली को नहीं होना चाहिए। यह है ब्राह्मणवाद। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, यह साजिश है। यह साजिश इसलिए है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तो बना दी जाए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को भुला दिया जाए। जब देश के पंतप्रधान, देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर माल्यार्पण करते हैं, अभी 14 तारीख आएगा तो जो है श्रद्धांजलि देंगे, उनको याद करेंगे, बड़ा बड़ा ट्वीट किया जाएगा, बड़े बड़े समारोह किए जाएंगे, तो ये उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि देश का सरकारी प्रधानमंत्री सरकारी स्कूल को बंद करके अपने प्राइवेट दोस्त को इस देश का पोर्ट और एयरपोर्ट क्यों बेच रहा है? यह सवाल तो उससे पूछा जाना चाहिए ना। इस देश का सरकारी मुख्यमंत्री सरकारी तनख्वाह लेता है, सरकारी कार पर चढ़ता है, सरकारी विधानसभा में बैठता है, सरकारी कपड़ा पहन करके, सरकारी पैसा कमा करके सरकारी स्कूल बंद करके अपना प्राइवेट स्कूल खोलता है। और अगर प्राइवेट स्कूल खुलेंगे, प्राइवेट स्कूल खुलें,
पहले भी थे खुले हुए। अरे वो जो द्रोणाचार्य का स्कूल गुरुकुल था वो तो प्राइवेट ही था ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को ही शिक्षा मिलनी थी, एकलव्य को तो शिक्षा मिलनी नहीं थी। वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है राजा के बच्चों के लिए ही सुरक्षित था ना। ये तो सरकारी स्कूल है ना जिसमें किसी के भी बच्चे जाकर के पढ़ सकते हैं। ये तो सरकारी स्कूल है, ये संविधान की व्यवस्था है। ये संविधान की व्यवस्था है कि आपका जन्म किसी भी घर में हुआ हो, आप पढ़ लिख करके इस देश के शासन प्रशासन में शामिल हो सकते हैं। इस देश का संविधान आपको अधिकार देता है कि आप चुनाव लड़ करके इस देश का पंत प्रधान बन सकते हैं, इस देश का मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये तो संविधान की ताकत है ना, यह तो संविधान की आजादी है ना। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, भारत के नोट को दिखा रहे थे, भारत को नोट दिखा रहे थे कि जिस नोट पे गांधी नहीं है वो नोट बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई, गांधी अगर नहीं होता ना तो इस देश में नोट ही नहीं होता, इस बात को तुम याद कर लो। राजा के रानी के पेट से राजा पैदा हो रहा था ना, जनता के वोट से शासक बनेगा, यह तो संविधान की व्यवस्था है। और संविधान की व्यवस्था और संविधान की प्रस्तावना की जो मूल बातें हैं, हम भारत के लोग मतलब सभी लोग, मंदिर जाने वाले लोग, मस्जिद जाने वाले लोग, बौद्ध मठों में जाने वाले लोग, गुरुद्वारों में जाने वाले लोग, चर्चों में जाने वाले लोग, और वैसे भी लोग जो कहीं नहीं जाते हैं। पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, काकर पाथर छाड़ के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। हम कबीर पंथी हो, हम किसी गुरु को मानते हो, किसी संत को मानते हो, किसी परंपरा को मानते हो, यह भारत विविधता में एकता वाला देश है। इस देश में रहने वाला हर वो व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है, हम भारत के लोग एक भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या मतलब होता है गणराज्य का? गणराज्य का मतलब यह नहीं होता है कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, तुम मुझे चंदा दो उससे मैं हेलीकॉप्टर लूंगा, चुनाव जीतूंगा, लोगों के खाते में 5-5 हजार रुपया पहुंचाऊंगा, गुंडा माफिया चोर बेईमान सबको इकट्ठा करूंगा, मीडिया खरीदूंगा, दिन रात हमारा रील बनेगा, हमारा प्रचार होगा, वाहवाही होगी, उसके बाद लोकतंत्र को हैक करके, पूरी की पूरी मशीनरी को हैक करके चुनाव जीत जाएंगे। अगर चुनाव नहीं जीतेंगे तो एमएलए खरीद लेंगे। यही हो रहा है ना। और बाकी देश में तो बताइए एमएलए खरीदा जाता है, हमारे यहां तो चीफ मिनिस्टर ही खरीद लिया है, बिहार में चीफ मिनिस्टर ही खरीद लिया है। ऐसा कमाल का भारतीय लोकतंत्र में चीफ मिनिस्टर हुए हैं जो बोले कि हम मुख्यमंत्री हो लिए हैं, अब हमको राज्यसभा जाने का मन कर रहा है। मतलब कलेक्टर कहे कि अब हमको थोड़ा सा प्यून बनने का मन कर रहा है, हम बहुत दिन डीएम रह लिए हैं, अब थोड़ा हमको प्यून बनने का मन कर रहा है। बताइए, विश्वास होने वाली बात है? और इस बेईमानी को, इस चोरी को, इस गुंडागर्दी को कहते हैं ये चाणक्य नीति है। अरे चाणक्य कब बोला था? चाणक्य कब बोला था कि जीते हुए एमएलए को खरीद लो? चाणक्य कब बोला था कि जो बनी हुई पार्टी है उसको तोड़ दो? कमाल हुआ महाराष्ट्र में, 2-2 शिवसेना, 2-2 एनसीपी, एक कह रहा है मैं असली, दूसरा कह रहा हूं मैं असली। बताइए, उद्धव जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शिंदे साहब कह रहे नहीं नहीं बाला साहब ठाकरे हमारे हैं, वो कह रहे मेरे पापा, वो कह रहे नहीं नहीं हमारे हैं। देखा आपने ना? और ये क्यों हुआ? ये इतना इन्वेस्टमेंट किस लिए हुआ है? इतना इन्वेस्टमेंट इसलिए हुआ है कि धारावी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि धारावी में गरीब लोगों का घर है। एक गरीब लोग धारावी में जाकर के रहते हैं, 2 पैसा कमा लेते हैं, उनका बच्चा अच्छा कपड़ा पहनने लगता है, एप्पल का मोबाइल ले लेता है, रील बनाता है, इन्फ्लुएंसर बन जाता है, अमेरिका चला जाता है, स्लम डॉग मिलेनियर होने लगता है। बोला धारावी अच्छा नहीं लगता है। धारावी को हटा करके वहां पे अदानी जी को लाया जाएगा, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई जाएगी, एकदम ऊंचा ऊंचा। इसके लिए तो सरकार जीतना जरूरी है ना। और तब जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री डायलॉग मार रहे थे, मेरा पानी उतरता हुआ देख करके किनारे पे घर नहीं बना लेना, मैं लौट करके आऊंगा। अरे मेरे पास अदानी होता तो हम भी शायर हो जाते हैं। आप थोड़ी शायरी कर रहे हैं,
वो तो दौलत शायरी करवा रही है आपसे। ये खेल आप समझ रहे हैं? किस देश से, राजनीति से विचार को गौण करो, संविधान की ताकत का इस्तेमाल करो। बोलो कि हम गरीब हैं, हमारी मां बर्तन मांजती थी, हम चाय बेचते थे, हम बड़ा गरीब आदमी हैं, हम तो रेलवे स्टेशन पर रहते थे। और जो ही गरीब जनता ने वोट दिया तो सबसे पहला काम करना है, उस स्टेशन को बेच देना है, उस ट्रेन को बेच देना है, रेलवे को बेच देना है, नदी पहाड़ को बेच देना है। यही हो रहा है इस देश में।